ये कौन है और आप शादी के जोड़े में इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? नए साल पर एक और सौतन? एक और सौतन? ये क्या है? इनकी 2 और पत्नियां और तीसरी पत्नी मैं हूँ। ये सब क्या है? अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। अरे आप तो चुप ही रहो। नए साल पर नई सौतन ले आए। ये क्या था? नए साल पर नई सौतन? राहुल की पहले से 2 शादी भी हो रखी हैं क्या? राहुल की ऐसी अनोखी कहानी जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा समय पीछे चलते हैं और कहानी को थोड़ा और टटोलते हैं। भारती अपने पति और सास के साथ रहती है। ऐसे एक दिन भारती घर में खाना बना रही होती है कि तभी राहुल आता है। अरे भारती, आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने आपके लिए खास आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। आपको मिक्स वेज बहुत पसंद है ना, इसलिए आज मैंने मिक्स वेज बनाया है। सच में भारती, तुम्हारे हाथ का खाना खाने में तो बहुत स्वाद होता है। जितना खा लो मन ही नहीं भरता। मुझे पता है आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं भी हर रोज यही कोशिश करती हूँ कि हर रोज कुछ अलग अलग और अच्छा बना कर दूँ आपको। वैसे आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ। क्या? मेरे लिए सरप्राइज? हाँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वो सरप्राइज कैसा लगेगा, पर मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और तुमसे ज्यादा दिन झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए आज तुम्हारे लिए मैं वो सरप्राइज लेकर ही आऊंगा। आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? अरे आप मेरे लिए कुछ ला रहे हो, प्यार से ला रहे हो तो अच्छा ही होगा ना। और आप जो भी ला रहे हो मुझे पसंद ही आएगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को सरप्राइज के साथ आऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरा लंच पैक कर दो। राहुल इतना बोलकर काम के लिए चला जाता है और वहाँ राहुल प्राची से मिलता है। प्राची, तुम अब भी सोच लो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं भारती को भी छोड़ नहीं सकता। तुम अगर फिर भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो हम दोनों आज ही शादी कर लेंगे। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुमसे अलग होकर रह नहीं सकती, और अब हम इतने समय से एक दूसरे से प्यार करते तो मुझे भी यही लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो तो मैं भी तुम्हें इतना आगे आने के बाद नहीं छोड़ सकता। हम दोनों आज ही शादी कर लेंगे। राहुल और प्राची दोनों शादी करते हैं। शाम के समय भारती घर पर तैयार बैठी थी। वो आने ही वाले होंगे। उन्होंने कहा था कि आज वो मुझे कुछ सरप्राइज देंगे। मैं भी तैयार हो जाती हूँ, क्या पता हम कहीं बाहर डिनर के लिए जाएं। थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। भारती जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ सामने बाहर राहुल और प्राची दोनों शादी के जोड़े में थे। ये क्या है? आप दोनों शादी के जोड़े में? ये कोई मजाक हो रहा है? नहीं भारती, ये तुम्हारी सौतन है। हम दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार के दबाव में आकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा था कि मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैं प्राची के बिना भी नहीं रह सकता था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन हम मजबूर थे। प्यार के हाथों हमें माफ कर देना। अब मैं क्या करूं? मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। इतनी मुश्किलों से उन्होंने मेरी शादी करी है, और अगर मैं शादी के कुछ ही दिनों में अपने मायके वापस जाऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? वैसे भी राहुल जी मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, प्राची भी मुझे समझने की कोशिश कर रही है, तो मुझे भी थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ भारती, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखो मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम बात तो करो। हाँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकती। और वैसे भी आप दोनों इतना प्यार करने के बाद भी मेरे बारे में सोच रहे हो, इसीलिए मैं भी आप लोगों के खिलाफ नहीं जाऊंगी। भारती अपनी सौतन को अपना लेती है और अब दोनों सौतन एक साथ एक ही घर में रहते हैं। कुछ दिनों बाद भारती खाने में मिक्स वेज बनाती है। ये देखिए राहुल जी, मैंने आपके लिए मिक्स वेज बनाया है। अरे वाह, मिक्स वेज! सच में ये तो बहुत ही टेस्टी है। तुम जब भी बनाती हो ना, हमेशा मेरा तो तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ जाता है। अच्छा जी, और मेरे लिए प्यार कब बढ़ता है? अरे तुम्हारे लिए भी हमेशा प्यार रहता है, ऐसे कैसे बात कर रही हो? अच्छा, तो मैं खाना बनाती इसलिए मेरे लिए प्यार है, और यहाँ इन मैडम के लिए कुछ ना करने पर भी प्यार? अरे तुम दोनों तो मुझे फंसा रही हो। मुझे काम पर भी जाना है, मैं काम पर जा रहा हूँ। राहुल घबराते हुए भागता है। शाम के समय राहुल जब घर आता है तो दोनों पत्नियों को लड़ाई करते हुए देखता है। तुम ना खुद को ज्यादा समझो मत। मैं समझती हूँ अच्छे से तुम आजकल इतना तैयार होकर क्यों रहती हो। जब तुम समझती हो तो इसमें बुद्धू बनने वाली क्या बात है? अरे राहुल जी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ, पति हैं वो मेरे। हाँ, राहुल सिर्फ तुम्हारी पति नहीं, मेरे भी पति हैं। दोनों को लड़ाई करता हुआ देख राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब क्या हो रहा है? ये सब तेरा ही किया हुआ है। अरे घर में जब एक पत्नी आती है ना तो वो घर की लक्ष्मी कहलाती है, लेकिन वही जब सौतन भी आ जाती है तो वो घर का कलेश कहलाती है। कहीं मैंने दो शादी करके गलती तो नहीं करी? गलती तो कर दी, लेकिन अब गलती को गलती मत समझ और उसे अपनी जिंदगी समझकर सुधार।
ऐसे ही अब राहुल की दोनों पत्नियों के साथ जिंदगी कट रही थी। कुछ दिनों बाद राहुल भारती के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी लाता है। ये देखो भारती, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाया हूँ। तुम कल कह रही थी ना कि तुम्हें शादी में जाना है, तुम्हारे पास कोई साड़ी भी नहीं है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खास ये नई साड़ी लाया हूँ। अच्छा जी, मुझे तो शादी में जाना है। भारती दीदी क्या अकेले शादी में जाएंगी? मेरे लिए साड़ी लाए हो कि नहीं? तुम्हारे पास तो पहले ही इतने सारे कपड़े हैं, तुम उनमें से ही कोई ड्रेस पहन लो ना। क्या राहुल जी, आप तो जानते ही है ना प्राची को, उसे हर रोज नए कपड़े चाहिए होते हैं और फिर भी कम लगते हैं। कोई बात नहीं, आप इसके लिए भी ले आना। वाह वाह, जब देखो राहुल के आगे तो तुम इतनी भोली बनती हो, राहुल की पीठ पीछे माता निकल आती है तुम्हारी। मुझे भी चाहिए नई साड़ी। अरे ठीक है भाई, दोनों गुस्सा मत करो, मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए भी। अब जब दोबारा से साड़ी देने जाओगे ही तो एक काम करना, मेरे लिए कान के भी ले आना। वो क्या है ना, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आप जो भी लाओगे वो अच्छा ही लगेगा। अब लड़ाई तो होनी ही थी। दो सौतन एक ही घर में जो रह रही थी, नया साल आने वाला तो और दोनों सौतन की नोकझोंक भी होती रहती है। देख लेना, अगर तुम दोनों मुझे ऐसे ही परेशान करती रही ना तो मैं नए साल में एक और नई सौतन ले आऊंगा, फिर कोई मुझे कुछ मत कहना। भारती दीदी तो भोली निकली, उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे भोली मत समझना। मैं आपको और उस दूसरी लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोनों ही कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, तुम दोनों ही मेरे सिर पर बस तांडव करती रहती हो। नया साल आने वाला है, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा और हाँ, उस दिन पार्टी भी करेंगे। अब ध्यान रहे, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, कहीं नए साल पर फिर आप कोई सरप्राइज के नाम पर नई सौतन ले आए। अब अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ध्यान रखना। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। नए साल से एक दिन पहले दोनों सौतन में फिर झगड़ा होने लगता है। तुमसे मैंने कहा था ना कि खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हें बस घर ही सजाना है। तुमने फिर खाना क्यों मंगवा लिया बाहर से? क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवा दिया। तो अब घर भी तुम ही सजा देना। तुम सजाओगी नहीं, तुम। दोनों की आवाज से वहां राहुल आ जाता है। अरे बस करो, जब देखो लड़ाई। नए साल पर देखना, अच्छा सरप्राइज मिलेगा दोनों को। राहुल इतना बोलकर चले जाता है और अब आखिरकार नया साल आ जाता है और दरवाजे पर राहुल नई सौतन के साथ था। अब बहुत हो गया, अब बात नहीं होगी, मुक्कालात होगी। आप फिर नई सौतन ले आए नए साल पर, आपको नहीं छोड़ने वाली मैं। छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। आज राहुल तुम्हारा नया साल तो हम मनाएंगे, रुको तुम। राहुल को एक तरफ से भारती पकड़ती और दूसरी तरफ से प्राची। तभी निधि चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं, कुछ मत करो। नए साल पर राहुल कोई नई सौतन लेकर नहीं आया है, ये बस प्रैंक है। क्या प्रैंक? हाँ प्रैंक। तुम दोनों भले ही लड़ाई करो, पर मैंने जो पहले ही गलत किया उस पर और गलत तो नहीं कर सकता हूं ना। मैं बस नए साल पर तुम दोनों के साथ नई सौतन पर प्रैंक कर रहा था। निधि पार्टी के लिए आई है अपने पति के साथ। सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर सब एक साथ नए साल को मनाते हैं। कुछ ही दिनों बाद नया साल आने वाला है। उस दिन सभी की छुट्टी होगी, लेकिन नया साल मनाने के साथ साथ होमवर्क जरूर करना। जी मैडम। कुछ ही देर में टीचर क्लास से चली जाती है। तभी पिंटू रिंकू के पास जाकर कहता है, रिंकू, तेरे घर में नया साल कैसे मनाने वाले हैं? ये तो मैं नहीं जानता। अरे तू इतना भी नहीं जानता या तेरे घर में नए साल की पार्टी नहीं होती? नए साल की पार्टी? और क्या, मेरे घर में तो नए साल पर केक, मिठाइयाँ और बहुत तरह के पकवान बनते हैं। पापा मम्मी सभी को घर बुलाते हैं, गाना बजाना होता है और तो और नए साल पर तोहफे भी मिलते हैं। पिंटू की बातें सुनकर रिंकू हैरान रह जाता है। रिंकू एक गरीब परिवार से था तो वहीं पिंटू एक अमीर परिवार से। उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। दोनों ही एक स्कूल में पढ़ा करते और अच्छे दोस्त थे। कुछ ही समय में रिंकू अपने घर पहुंचता है और जाते ही उसकी माँ सुमन उसे खाना परोस कर खाने को देती है। तो खाना देखकर ही रिंकू का मुंह बन जाता है। मुझे ये सब नहीं खाना, दाल रोटी हमेशा यही देती हो आप खाने को। अरे लल्ला, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है? दादी नया साल आने वाला है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, नया साल है, रुपया पैसा नहीं जिसके आने की खुशी हो। माँ जी, आप बिना बच्चे के सामने कैसी बातें करती हैं? उसी समय थके हारे रिंकू के पापा घर आते हैं और खाना देख कर कहते हैं, बड़ी भूख लगी है, जरा मेरे लिए भी खाना ले आओ। बाबा नया साल आने वाला है, वो पिंटू के घर पार्टी होगी, अच्छा अच्छा खाना बनेगा, मुझे भी अमीर वाला खाना खाना है। बेटा रिंकू ऐसे जिद नहीं करते, हम गरीब हैं, भला अमीर खाना कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे इस नए साल में 2 4 नहीं 10 तरह का अमीर खाना खाना है। इतना कहकर रिंकू बाहर खेलने चला जाता है। तो थाली में पड़ा खाना देखकर उमेश कहता है, हाँ, हम गरीब को ये दाल रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है।
अरे बेटा, क्यों बच्चे की बातें सुनकर अपना दिल छोटा करता है? वो तो चंचल मन का है, आज बोला है कल भूल जाएगा। अगले दिन स्कूल जाते हुए रिंकू की पिंटू से मुलाकात होती है तो उसका नया बैग देखकर रिंकू कहता है, तेरा बैग तो बहुत बढ़िया है। हाँ, वो नया साल आने वाला है तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। अरे, नया साल आने से पहले ही गिफ्ट मिल गया तुझे? और क्या, अब नए साल पर भी नया गिफ्ट मिलेगा। और तुझे पता है, नए साल की पार्टी में पिज्ज़ा, बर्गर, टिक्की और बहुत कुछ खाने को आएगा मेरे घर पर। खाने की बात सुनकर रिंकू के मुंह में पानी आने लगता है। ये सब खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है, नए साल पर मैं भी यही सब खाऊंगा। ये बातें करते हुए कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां रिंकू के दिमाग में बस अमीर खाना ही चल रहा होता है। तो वहीं पिंटू क्लास में सभी को अपने घर होने वाली नए साल की पार्टी में आने को कहता है। तुम सब आना, मेरे घर की पार्टी बहुत अच्छी होती है। रिंकू, तू भी आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर पर भी अमीर खाना बनेगा, मैं वही खाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रिंकू, झूठ मत बोल, भला तेरे घर अमीर खाना कैसे बन सकता है? तू तो गरीब है, खाने में सिर्फ रोटी सब्जी लाता है। और क्या, मेरे घर आ जाना पार्टी में, वरना अच्छी चीजें भी नहीं खा पाएगा तू। मैंने कहा ना, मेरे घर में भी अमीर वाला खाना बनेगा। उसी समय टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। समय बीतता है और रिंकू रोज अपने घर में नए साल और खाने की जिद करता है। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बच्चे की नए साल पर एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। आप अपने आप को दोष क्यों देते हैं? हमारे हालात ऐसे हैं और नए साल पर रिंकू की इच्छा पूरी हो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। अरे बहू, तेरे बेटे ने 1 नहीं 2 नहीं 10 तरह का अमीर खाना खाने की बात कही है। अरे इतनी तरह का खाना तो मैंने अपनी जवानी में भी नहीं खाया। न जाने भगवान भी क्यों गरीबों को इच्छाएं दे देता है। रिंकू का गरीब परिवार नए साल पर उसकी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करे, इस बात में उलझा हुआ था। तो वहीं पिंटू के घर में नए साल की पार्टी को लेकर सजावटें की जा रही थी। वाह मम्मी, घर तो चमक रहा है, मेरे दोस्त घर देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल बेटा, अरे हमारी शान ही ऐसी है। अभी तो जब घर में नए साल की पार्टी होगी तो पूरा मोहल्ला देखेगा। अरे वाह, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। पिंटू रोज रिंकू और अपने बाकी दोस्तों को नए साल की पार्टी के बारे में बताकर खूब खुश हुआ करता। तो वहीं रिंकू अपने घर में कोई बदलाव नहीं देख रहा था। माँ, दादी, क्या आप लोगों को नया साल आने की कोई खुशी नहीं है? अरे मेरे बच्चे, हम गरीबों के लिए क्या त्योहार, क्या नया साल, सब दिन एक ही जैसे हैं। मतलब आप लोग कोई खरीदारी नहीं करोगे, घर नहीं सजाओगे और अमीरों वाला खाना भी नहीं लाओगे? रिंकू की मायूसी देखकर सुमन उसे बहलाते हुए कहती है, नहीं नहीं रिंकू बेटा, भला ये तुमसे किसने कहा? मैं हूं ना, मैं सारी तैयारी करूंगी और हम पूरा परिवार मिलकर नया साल धूमधाम से मनाएंगे। सच में माँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। रिंकू खुश होकर सुमन के गले लग जाता है, पर सुमन मन ही मन कहती है, हे भगवान, अपने बच्चे से ही झूठ बोल रही हूँ। पता नहीं नए साल के दिन इसे कैसे समझाऊंगी। शाम ढल रही थी। उमेश गोदाम से घर जाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी कुछ गुंडे आकर गोदाम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगते हैं। उमेश उनका डटकर सामना करता है, लेकिन वो गुंडे उसे लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी उमेश उन्हें गोदाम में घुसने नहीं देता। कुछ ही देर में वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ती है, तो वो उमेश को बचाकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हालत कर दी है आपकी? मैं ठीक हूँ सुमन, तुम चिंता मत करो और रिंकू को कुछ मत कहना। उसी समय गोदाम का मालिक रायचंद वहां आता है और उमेश को चोटिल देखकर कहता है, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे गोदाम को लुटने से बचाया है। उमेश, तुम जैसा ईमानदार मजदूर मुझे कहाँ मिलेगा? तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, आप हमारे अन्नदाता हैं और मैं अब ठीक हूँ। उमेश, तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल देकर आता हूँ, तुम आराम करो। रायचंद वहां से चला जाता है। तभी उमेश सुमन से पूछता है, तुमने अच्छा किया जो रिंकू को यहाँ नहीं लाई। आज मैं दुकान जाने वाला था ताकि उसके लिए नए साल पर कुछ तोहफे ला सकूं, लेकिन ये सब हो गया। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं और आप चिंता मत कीजिए। रिंकू के लिए मैं अमीर वाला खाना खुद अपने हाथों से बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। पर बहू, तू कैसे कर पाएगी ये सब? तुझे कहाँ वो बाहर का खाना बनाना आता है? उनकी ये सभी बातें दरवाजे के बाहर खड़ा रायचंद सुन लेता है। समय बीतता है और नए साल से ठीक एक दिन पहले रायचंद उमेश को अपने घर दावत के लिए बुलाता है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं मजदूर आपके घर दावत कैसे खा सकता हूँ? ऐसा मत कहो उमेश, तुम्हारी मालकिन इसी बहाने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है, तो कल अपने परिवार के साथ समय से आ जाना। उधर रिंकू अपने घर के शांति भरे माहौल को देखकर बहुत उदास था, तो वहीं पिंटू बहुत खुश था।
नए साल का दिन आता है। सुबह सुबह रिंकू का पूरा परिवार मिलकर भगवान की पूजा करता है। शाम होते ही रिंकू की माँ उसे नए कपड़े ला कर देती है। इसे पहन ले बेटा, आज हमें तेरे बाबा के मालिक के घर जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। अगर बेटा मेरा नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? चलो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। न चाहते हुए भी रिंकू तैयार होकर अपने परिवार के साथ निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पिंटू के घर पर नए साल की पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी। तरह तरह का खाना टेबल पर लगाया जा रहा था। पार्टी में आए लोग नाच गा रहे थे। इतनी देर में गली के कुत्ते दूसरे दरवाजे से घर में घुस जाते हैं। अरे पिंटू, बहुत भूख लगी है। तो फिर चलो स्वादिष्ट खाना खाने। पिंटू अपने दोस्तों को खाने वाले कमरे में ले जाता है तो वहाँ सभी कुत्तों को खाना खाते देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। इधर कुत्तों की वजह से पिंटू और पार्टी में आए लोगों को भूखा रहना पड़ता है। तो वहीं रायचंद के घर पहुंचकर रिंकू का परिवार तरह तरह का अमीरों वाला खाना देखकर दंग रह जाते हैं। टिक्की, बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम कितना कुछ है बाबा खाने को यहाँ पे। खाने की टेबल पर टिक्की, बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, शाही पनीर, पनीर टिक्का, इस तरह 10 तरह के अमीर वाले खाने को देखकर रिंकू फूला नहीं समाता और बहुत खुश होकर सब कुछ देखता है। तभी रायचंद कहता है, हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे उतना मर्जी खाओ। उमेश नम आंखों से रायचंद की ओर देखता है तो समझ जाता है कि आज के ही दिन रायचंद ने उसके पूरे परिवार को दावत पर इसीलिए बुलाया ताकि रिंकू अमीरों वाला खाना खा सके। इस तरह जहां खाना देखकर रिंकू की उदासी खुशी में बदल जाती है तो वहीं पिंटू के अरमानों पर पानी फिर जाता है।